इस बार अर्जुन ने आस्था को कोई वार्निंग नहीं दी थी। अर्जुन ने आस्था का ब्लैंकेट खोलकर वहां रखा पानी का गिलास उठाकर आस्था के मुंह पर डाल देता है। अर्जुन के ऐसा करने पर आस्था की नींद एक ही झटके में गायब हो जाती है। जैसे ही आस्था की नज़र सामने खड़े अर्जुन पर जाती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और आस्था ने गुस्से में अर्जुन से कहा, आप पागल हैं, ये क्या किया आपने, सुबह सुबह क्या नशा करके आए हैं जो ऐसे पानी से होली खेल रहे हैं। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मैं कोई नशा करके नहीं आया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम 5 मिनट बाद नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। पहले मैंने तुम्हें नॉर्मल तरीके से उठाने की कोशिश की थी लेकिन तुम उठी नहीं तो मजबूरन मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब चलो मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ, फिर मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है। तो आस्था ने कहा, ठीक है लेकिन आज मुझे अपने बाल भी वॉश करने हैं। तो अर्जुन आस्था को गोद में उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं वॉश कर दूंगा। और फिर अर्जुन आस्था को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। अर्जुन ने वहां पहले से ही एक चेयर रखी थी तो वो आस्था को उसी चेयर पर बैठा देता है। फिर अर्जुन जैसे ही आस्था के सारे कपड़े एक एक करके निकाल देता है और फिर उसने आस्था का सिर शॉवर की तरफ कर दिया था ताकि वो आस्था के बालों को वॉश कर सके। आस्था के बाल धोने के बाद अर्जुन ने उसकी बाकी बॉडी को भी साफ कर दिया था और फिर वो आस्था को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर बेड पर बैठा देता है। अर्जुन ने आस्था को बेड पर बैठाते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। और फिर वो आस्था के कपड़े लाकर उसे पहना देता है। कुछ देर में अर्जुन आस्था की रेडी करके खुद भी नहाने चला जाता है। जब अर्जुन नहाकर आता है तब उसने टॉवल पहन रखा था और दूसरी टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए आ रहा था। जब आस्था की नज़र अर्जुन पर जाती है तो वो उसे एकटक देखने लगती है। वहीं अर्जुन सीधा मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगता है। तभी उसकी नज़र आस्था पर जाती है जो उसे एकटक देखे जा रही थी। आस्था को देखकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो वहां से आस्था की तरफ चला जाता है। अर्जुन ने आस्था के पास जाकर कहा, क्या हुआ बीवी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे तुम मुझे खाना चाहती हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, और क्या मैं आपको देख नहीं सकती। तो अर्जुन ने आस्था के पास बैठते हुए कहा, देख सकती हो और चाहो तो बहुत कुछ कर भी सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना, आप जाइए, जाकर रेडी हो जाए वरना लेट हो जाएंगे। तो अर्जुन ने आस्था के करीब आते हुए कहा, लेकिन मेरा तो बहुत कुछ करने का मन है। अर्जुन को अपने करीब देखकर आस्था का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिसे अर्जुन भी अच्छे से सुन सकता था। आस्था अर्जुन के करीब आने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अर्जुन जो कुछ भी करने वाला है उसके लिए वो तैयार है। और फिर अर्जुन आगे बढ़कर अपने होठ आस्था के होठों पर रख देता है और उसे प्यार से किस करने लगता है। वहीं आस्था अर्जुन की किस को महसूस कर रही थी। अर्जुन के किस करने से आस्था को सुकून मिल रहा था और फिर आस्था भी अर्जुन का साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे चूम रहे थे जैसे कितने सालों बाद मिले हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने आस्था से अलग होते हुए कहा, बस और नहीं, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें हट करूं। और फिर अर्जुन आस्था के माथे पर किस करके वहां से कपबोर्ड की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवी नहाकर वॉशरूम से टॉवल में ही बाहर आ जाती है, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। शिवी छुपते हुए बाहर आ रही थी। वो बाहर आकर देखती है रुद्र अभी भी सो रहा था। तो शिवी ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड ये सो रहा है, इससे पहले ये उठे मैं जल्दी से अपने कपड़े निकाल कर पहन लेती हूँ। और फिर वो कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालने लगती है। तभी रुद्र की नींद भी खुल जाती है और वो अंगड़ाई लेते हुए बैठ जाता है। तभी रुद्र की नज़र शिवी पर जाती है जो कपबोर्ड से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। शिवी को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो उठकर शिवी के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है। पहले तो शिवी एक पल के डर जाती है लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि वो रुद्र है। तभी रुद्र ने शिवी को हक किए हुए ही कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। फिर शिवी ने पलटते हुए रुद्र से कहा, तुम्हें अभी जागना था, थोड़ी देर और नहीं सो सकते थे। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर थोड़ी देर और सोता तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को कैसे मिलता। इस वक्त रुद्र की नज़र शिवी की चेस्ट पर थी। शिवी की चेस्ट का तिल रुद्र को काफी अच्छा लग रहा था और वो उसे देखकर रुद्र मदहोश हो रहा था। तभी शिवी ने रुद्र की नज़रों का पीछा किया तो उसे रुद्र पर काफी गुस्सा आता है और उसने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, यू बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे घूरते हुए।
ये बोलते हुए शिवी रुद्र को धक्का मारे जा रही थी। तभी रुद्र ने शिवी से कहा, अरे संभल कर, कहीं तुम्हारी टॉवल ना गिर जाए, वरना तिल के अलावा भी बहुत कुछ दिख जाएगा, फिर तुम मुझसे मत कहना। शिवी रुद्र को लगातार धक्का मारे जा रही थी। फिर एक पॉइंट पर आकर वो दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और शिवी रुद्र के ऊपर गिरी थी। गिरने की वजह से शिवी का टॉवल खुल गया था, जिस वजह से शिवी उसी तरह रुद्र के ऊपर लेटी रहती है। तभी रुद्र ने हंसते हुए शिवी से कहा, मैंने कहा था ना कि कहीं तुम्हारा टॉवल ना खुल जाए। अब बोलो, अब क्या करोगी? अब जब तुम मेरे ऊपर से उठोई तब मैं सब कुछ देख सकता हूं, तो फिर देर किस बात की, उठो। रुद्र की बात सुनकर शिवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर शिवी ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे ऊपर से उठ जाऊं ताकि तुम मेरी बॉडी देख सको? ठीक है, मैं उठ जाती हूं। तो रुद्र ने शिवी को कमर से पकड़ते हुए कहा, हे शिवी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बाउंड्रीज पता है और मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगा। फिर रुद्र ने अपनी आंखें बंद करके शिवी से कहा, अब तुम उठ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। रुद्र के ऐसा करने पर शिवी तुरंत उठ जाती है और वहां से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद शिवी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। तो रुद्र ने शिवी के पास जाकर कहा, शिवी, आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। एंड डोंट वरी, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, तो मैं शादी से पहले अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। रुद्र की बात सुनकर शिवी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो रुद्र के गले लग जाती है। तभी रुद्र ने शिवी से कहा, लेकिन हाँ, शादी के बाद तो मैं तुम्हें जब चाहूं जैसे चाहूं देख सकता हूं। अगर तुमने शादी के बाद नौटंकी की तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। रुद्र की बात सुनकर शिवी रुद्र से अलग हो जाती है और फिर शिवी ने रुद्र के सीने पर मारते हुए कहा, बेशर्म, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अच्छा, अब मैं नीचे जाकर देखती हूँ बाबा कहाँ है, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। और फिर शिवी वहां से नीचे चली जाती है। जब 199 पैनिक अटैक। शिवी नीचे जाकर देखती है मनोज जी अभी नीचे नहीं थे, शायद अभी वो अपने रूम थे। तो शिवी ऊपर जाकर रुद्र से कहती है, जल्दी चलो, पापा अभी नीचे नहीं है, तो तुम चुपचाप जल्दी यहाँ से जाओ। तो रुद्र शिवी के पीछे पीछे चला जाता है। शिवी छुपकर रुद्र को दरवाजे तक ले जाती है और दरवाजा खोलकर रुद्र को बाहर निकाल देती है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी, तभी मनोज जी ने पीछे से कहा, शिवी, ये क्या कर रही हो? मनोज जी की आवाज सुनकर शिवी घबरा जाती है। उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मनोज जी ने शिवी के पास आकर कहा, शिवी, क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा इरादा रुद्र को दरवाजे से ही लौटाने का है या उसे अंदर भी आने दोगी? मनोज जी की बात सुनकर शिवी ने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि इतनी सुबह सुबह ये यहाँ क्या कर रहा है। शिवी की बात सुनकर रुद्र ने अपने मन में कहा, खुद तो आराम से निकल गई, लेकिन मुझे मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं क्या बोलूं अंकल को, ये कि रात भर उनके ही घर में उनकी बेटी के रूम में उसके साथ सो रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी मनोज जी ने कहा, अरे रुद्र बेटा, क्या सोच रहे, आओ अंदर आकर बात करते हैं। तो रुद्र अंदर आ जाता है। तभी मनोज जी ने रुद्र से कहा, चलो तुम भी हमारे साथ नाश्ता, हम लोग भी नाश्ता करने ही जा रहे थे। तो रुद्र उन लोगों के साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तभी मनोज जी ने रुद्र से पूछा, वैसे बेटा तुमने बताया नहीं, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तो रुद्र ने कहा, वो अंकल, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे भी मिलता चलूं, काफी दिन हो गए थे आपसे मिला नहीं था इसलिए। रुद्र की बात सुनकर शिवी को मन ही मन काफी हंसी आ रही थी। वहीं मनोज जी रुद्र की बात सुनकर मुस्करा देते हैं। वहीं राजस्थान में तनु ऑफिस पहुंच जाती है। तनु ऑफिस पहुंचकर देखती है कि अमन और नेहा अभी तक नहीं आए, तो वो इस बात को इग्नोर करके अपने कैबिन में चली जाती है। तनु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार अमन की तरफ ही जा रहा था। वो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। तभी तनु आस्था को कॉल करने के बारे में सोचती है और फिर वो आस्था को कॉल लगा देती है। आस्था इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। तो आस्था अपने फोन की स्क्रीन पर तनु का नाम देखकर खुश होते हुए फोन उठा लेती है। आस्था ने फोन उठाकर कहा, हेलो स्वीट हार्ट, कैसी हो? तो तनु ने आस्था से कहा, मैं तेरी स्वीट हार्ट नहीं हूं समझी, तेरे स्वीट हार्ट तो जीजू है। तो आस्था ने तनु को छेड़ते हुए कहा, हाँ, तू मेरी स्वीट हार्ट कैसे हो सकती है, तू तो किसी और की स्वीट हार्ट है। वैसे ये बता, क्या चल तेरा और तेरे स्वीट हार्ट का?
तो तनु ने आस्था से कहा, आस्था मैंने तुझसे पहले भी कहा था मेरे और अमन के बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है आस्था, क्योंकि मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तनु की बात सुनकर आस्था ने सीरियस होते हुए कहा, तनु क्या तुझे फिर से पैनिक अटैक आया था? तो तनु आस्था से कहा, हाँ कल रात को। तो आस्था ने परेशान होते हुए कहा, क्या? और ये बात तू मुझे अभी बता रही है, सुबह से क्यों नहीं बताया? अभी तू ठीक तो है ना? और कल ऐसा क्या हुआ था जिससे तुझे अटैक आया? तो तनु ने कहा, कुछ नहीं, अचानक से वही सब याद आ गया और फिर एकदम से लाइट भी चली गई थी। और तुझे तो पता है ना, अंधेरे से मुझे डर लगता है। वो तो अमन था, वरना पता नहीं क्या होता। तो आस्था ने तनु को समझाते हुए कहा, देख तनु, तू कब तक ऐसे ही उन बुरी यादों में जीती रहेंगी? मेरी मान तो अमन को एक मौका देकर देख, वो बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। और तू अमन के साथ अपनी अच्छी यादें भी तो बना सकती है ना, फिर क्यों तू अपने साथ ऐसा कर रही है? तो तनु ने आस्था से कहा, आस्था प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी प्लीज। तो आस्था ने कहा, ऐसे कैसे कोई बात नहीं करनी? जब मेरे और अर्जुन के बीच दूरियां थी तब तूने मुझे समझाया था, अब मेरी बारी है, एक बार इस बारे में सोच कर देख। तो तनु ने आस्था से कहा, ठीक है मेरी माँ, मैं सोचूंगी इस बारे में। वैसे तू बता, जीजू तेरे अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं, और अभी वो कहाँ है? तो आस्था ने कहा, हाँ वो मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और अभी वो अपनी मीटिंग के लिए गए हैं और शाम तक आएंगे। तनु ने आस्था से कहा, तो तू घर पर अकेली कैसे रहेगी? तो आस्था ने कहा, मेरे पास सुमित्रा आंटी हैं, तो तू टेंशन मत ले, और आज शिवी और पापा भी मिलने आ रहे हैं। तो तनु ने आस्था से कहा, ओक चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। और फिर तनु कॉल काट देती है। तनु के कॉल काटने के कुछ देर बाद शिवी ने आस्था के पास आते हुए कहा, हेदी कैसे हो आप? शिवी को वहां देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है और आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी हूँ। तभी मनोज जी भी आस्था के पास आ जाते हैं। मनोज जी को देखकर आस्था के पर स्माइल आ जाती है और वो मनोज जी के गले लग जाती है। मनोज जी गले लगकर आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मनोज जी ने आस्था को खुद से दूर करते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, ऐसे रोते नहीं है? तो आस्था अपने आंसू पोंछ लेती है और फिर वो लोग वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आज आस्था अपने पापा से मिलकर काफी खुश थी और इसी तरह उन लोगों को शाम हो जाती है। वहीं राजस्थान, तनु अपनी कैबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी उसका फोन रिंग करता है तो तनु कॉल उठा लेती है। ये नेहा का कॉल था। वो इस वक्त काफी परेशान लग रही थी। तो तनु ने नेहा से कहा, क्या हुआ नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो नेहा ने परेशान होते हुए कहा, मैम मैं और अमन सर यहाँ क्लब में मीटिंग के लिए आए थे, लेकिन अब वो यहाँ से घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैम प्लीज आप यहाँ आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो तनु ने नेहा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ, तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। ये बोलकर तनु कॉल काट देती है और वहीं नेहा तनु को एड्रेस सेंड कर देती है तो तनु तुरंत वहां से निकल जाती है। जब 193 मैं भूखी ही सो जाऊं। नेहा की बात सुनकर तनु वहां से निकल जाती है और कुछ ही देर में वो नेहा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। तनु वहां जाकर देखती है कि नेहा एक कोने में डरी सहमी सी खड़ी थी। तो तनु ने नेहा के पास जाकर कहा, क्या हुआ नेहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और अमन कहाँ है? तो नेहा ने बार काउंटर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैम सर लगभग दोपहर से ही वहां बैठकर पी रहे हैं, मैंने उन्हें बहुत कहा यहां से चलने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और ऊपर से मुझे यहां डर भी लग रहा था। तो तनु ने नेहा से कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है तो तुम उससे घर चली जाओ और मैं अमन को लेकर घर चली जाऊंगी। तो नेहा तनु की बात मानकर वहां से चली जाती है। नेहा के जाने के बाद तनु बार काउंटर की तरफ बढ़ जाती है जहां अमन बैठकर शराब पी रहा था और उसके आसपास लड़कियां बैठी हुई थीं। अमन के पास लड़कियों को देखकर तनु को बहुत गुस्सा आता है और तनु ने गुस्से में अमन के पास जाकर कहा, अमन ये क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी अंदाजा है या नहीं? तनु के इस तरह अमन पर भड़कने पर अमन के पास बैठी एक लड़की ने कहा, हे यू कौन हो तुम और ऐसे ही किसी पर कैसे चिल्ला सकती हो? तो तनु ने उस लड़की को देखते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम कौन हो जो ऐसे ऐसे बीच में बंदर की तरह फुदक रही हो? मैं अमन से बात कर रही हूँ तुमसे नहीं, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। वहीं अमन ने तनु को देखते हुए नशे में कहा, तुम यहाँ सच में नहीं हो ना, ये बस बहाम है ना? तो तनु ने अमन से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं यही हूँ और तुम्हें घर ले जाने आई हूँ, तो चुपचाप यहाँ से चलो।
तो अमन ने तनु से कहा, नहीं तुम यहाँ सच में नहीं हो, जैसे ही मैं तुम्हें किस करूंगा तुम गायब हो जाओगी। तो तनु ने चिढ़ते हुए अमन से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, लगता है तुम्हें काफी चढ़ गई है। तो अभी यहाँ से चलो, हम घर चलकर बात करेंगे। तो अमन ने कहा, नहीं 1 मिनट रुको, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, अभी दिखाता हूँ। और फिर एक बिना देरी किए अपने होठों को तनु के सॉफ्ट होठों पर रख देता है। अमन के ऐसा करने से तनु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं बाकी सारी लड़कियां तनु से जल रही थी। तनु ने अमन को खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब है जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अभी तुम यहाँ से चलो, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। और फिर तनु अमन का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। वो सारी लड़कियां तनु को अमन को अपने साथ ले जाते हुए देखती रह जाती हैं। तनु अमन को ले जाकर उसकी गाड़ी में बैठाती है और ड्राइवर को चलने के लिए बोलती है। अमन गाड़ी में भी तनु को परेशान कर रहा था और तनु को अमन की हरकतों पर गुस्सा आ रहा था। तनु जैसे तैसे अमन को लेकर महल पहुंच जाती है और उसे उसके रूम में ले जाती है। तनु ने अमन को ले जाकर बेड पर लिटा दिया था और उसके शूज निकालकर वो वहां से जाने ही वाली थी। तभी अमन तनु का हाथ पकड़ लेता है और अपने ऊपर खींच लेता है। तनु को अमन के ऐसे सडन मूव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सीधा जाकर अमन की चेस्ट पर गिरती है। तो अमन ने तनु को अपने करीब करते हुए कहा, तनु तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी ये आंखें कितनी गहरी है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई राज छुपा है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे जानकर ही रहूंगा। तो तनु ने अमन के ऊपर से उठते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है तो तुम पता क्या करोगे। तो अमन ने तनु को उसी तरह पकड़ते हुए कहा, नहीं बहुत कुछ कहती है ये आंखें, इनमें दर्द छुपा है जो तुम किसी से बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने प्यार से उस दर्द को कम करना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहती। अमन की बात सुनकर तनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो तो बस अमन की पकड़कर से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन ने उसे काफी टाइटली पकड़ा हुआ था जिससे तनु अमन की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। वहीं अमन नशे की हालत में ही सो गया था। अब तनु को अमन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन अमन की वजह से उसे भूखा ही सोना पड़ रहा था। वहीं मुंबई में आस्था अपने रूम में बैठकर अर्जुन का वेट कर रही थी, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया था और आस्था को भूख भी लग रही थी। उसे अर्जुन के हाथ से खाना खाने की आदत जो हो गई थी। आस्था को अर्जुन का वेट करते करते ही नींद आ जाती है और वो उसी तरह बैठे बैठे ही सो जाती है। तभी रात के लगभग 11 बजे अर्जुन रूम में आता है। अर्जुन रूम में आकर देखता है कि आस्था बैठे बैठे ही सो रही है। तो अर्जुन आस्था के पास जाकर उसे अच्छे से लिटाता है और खुद वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। और कुछ देर बाद अर्जुन चेंज करके वापस आ जाता है। तभी आस्था की नींद खुल जाती है। आस्था की नज़र जब अर्जुन पर जाती है तो आस्था बैठने की कोशिश करने लगती है। अर्जुन ने आस्था के पास आकर उसे बैठाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो आस्था ने अर्जुन से शिकायत करते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं कि मैं भूखी ही सो जाऊं? जब 194 मेरा दिल नहीं भरा। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया, तुम भूखे पेट ही सो रही थी? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, वो मैं आपका वेट कर रही थी, मुझे आपके हाथ से खाने की आदत हो गई है, लेकिन आप आए ही नहीं, मैं कब से आपका वेट कर रही थी और मुझे नींद आ गई। तो अर्जुन ने आस्था कहा, आई एम सॉरी आस्था, मुझे आने में लेट हो गया, लेकिन तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। तो आस्था ने कहा, मैं तो आपका वेट कर रही थी, अब आप आ गए हो तो अब तो खाना खिला दो, वरना मेरे पेट के चूहे आपको खाने के लिए बाहर आ जाएंगे। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। और फिर अर्जुन वहां से किचन में खाना लेने के लिए चला जाता है। और कुछ ही देर में अर्जुन खाना लेकर आस्था के पास आ जाता है और आस्था को प्यार से खाना खिलाने लगता है। आस्था भी आराम से खाना खाने लगती। खाना खाने के बाद आस्था ने कहा, मेरा हो गया। तो अर्जुन ने प्लेट को रखते हुए कहा, चलो अब तो मैं बच गया। तो आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, किस चीज से बच गए आप? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, तुम्हारे पेट के चूहों से। अगर उनका पेट नहीं भरता तो वो बाहर आकर मुझे ही खा जाते, लेकिन अब तो उनका पेट भर चुका है ना, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाए। तो अर्जुन ने कहा, ऐसे कैसे सो जाऊं, तुम्हारा पेट तो भर गया, अब मेरी बारी, मेरा दिल नहीं भरा तो उसे कौन भरेगा? ये बोलकर अर्जुन आस्था के करीब बढ़ जाता है। अर्जुन को अपने करीब आते देख आस्था की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें भी तेज हो जाती है।
और फिर अर्जुन धीरे से अपने होठों को आस्था के होठों पर रख देता है। अर्जुन के होठों का स्पर्श महसूस करके आस्था के दिल में एक खुशी महसूस हो रही थी, और वो भी अर्जुन को किस करने लगती है। अर्जुन आस्था को किस करते हुए धीरे धीरे आस्था की कॉलर बोन पर आ जाता है और किस करने लगता है। फिर वो आस्था की ड्रेस के बटन खोलकर उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। अर्जुन खुद पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। अब अर्जुन आस्था की चेस्ट पर किस कर रहा था। आस्था भी अर्जुन की हर किस से मदहोश हो रही थी। इससे पहले अर्जुन और आगे बढ़ता तभी आस्था की दर्द की वजह से चीख निकल जाती है, क्योंकि गलती से अर्जुन ने आस्था को चोट पहुंचा दी थी। तो अर्जुन ने आस्था से दूर होते हुए घबरा कर कहा, आस्था तुम ठीक तो हो, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना। इस वक्त आस्था की आंखों में आंसू आ गए थे। अर्जुन की बात सुनकर आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है। इस वक्त अर्जुन को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो आस्था को चोट कैसे पहुंचा सकता है। वो वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात के 3 बजे तनु की नींद खुलती है, तो वो उसी तरह अमन की बाहों में खुद को जकड़ा हुआ देखती है। तो वो फिर से छूटने की कोशिश करने लगती है, जिस वजह से अमन की नींद भी खुल जाती है। अब अमन का नशा काफी हद तक उतर चुका था। अमन ने तनु को अपने ऊपर देखकर कहा, तुम यहाँ मेरे ऊपर क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं है जो इस तरह मेरे ऊपर चढ़ी हुई हो? अमन की बात सुनकर तनु ने उसके ऊपर से उठते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे ऊपर नहीं थी, बल्कि तुमने मुझे जबरदस्ती अपने ऊपर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं उठ नहीं पाई, और अब तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। कम से कम इतनी पीते कि तुम्हें होश तो रहता। तो अमन ने कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा मन करेगा मैं उतनी पीऊंगा, तुम्हें मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो तनु ने अमन से कहा, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूं, मैं तो बस इतना बोल रही हूं कि इतनी पिया कीजिए कि अपना और अपने साथ वालों का ध्यान रख सके, ताकि किसी दूसरे को आने की जरूरत ना पड़े। तो प्रथम ने तनु से कहा, मैं अपना और दूसरों का ध्यान रख सकता हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बेड से खड़े होकर जाने लगता है तो वो लड़खड़ा जाता है। तो तनु तुरंत आगे आकर अमन को संभाल लेती है, और फिर अमन को ताना मारते हुए कहती है, वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना खुद का ख्याल रख सकते हो। और रही बात दूसरों के ख्याल रखने की, तो वो मैं क्लब में देख ही चुकी हूं कि तुमने किस तरह नेहा का ख्याल रखा था। तनु के बोलने पर अमन को नेहा के बारे में याद आता है। तो अमन ने तनु से कहा, नेहा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तो तनु ने अमन से कहा, हाँ वो अपने घर पर है, उसने ही मुझे कॉल किया था। तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर से बहुत घबराई हुई थी, उसी के लिए मुझे वहां जाना पड़ा, वरना मैं कभी नहीं जाती। और फिर तनु ने अमन को खड़ा करते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाने जा रही हूं, अगर तुम्हें खाना है तो चल सकते हो। तो अमन ने टाइम देखते हुए कहा, रात के 3 बज रहे हैं और तुम्हें अब भूख लग रही है? तुम क्या राक्षसों के यहाँ पैदा हुई थी जो रात में भी चैन से सो नहीं सकती? हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप चैप्टर नंबर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे ऑडियो बुक के लिए नॉवेल एडिट करनी पड़ रही है, तो जिस वजह से मुझे 2 चैप्टर मर्ज करने पड़ रहे हैं, तो उस वजह से चैप्टर के नंबर का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द सही हो जाएगा। जब 195 मैं तुम्हें दोबारा से हट कर दूं। अमन की बता सुनकर तनु ने चिढ़ते हुए कहा, ओ हीलो, तुम्हारी वजह से मुझे भूखा ही सोना पड़ा था। खुद ने तो शराब से पेट भर लिया जो भूख लगती, लेकिन दूसरों को भी डिनर नहीं करने दिया, और अब जब मैं खाना खाने जा रही हूं तो बोल रहे हैं कि राक्षसों का यहाँ पैदा हुई हूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं अभी भी खाना नहीं खाऊं? तनु की बात सुनकर अमन ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम जाकर खाना खा लो और मैं भी चलता हूं, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। और फिर अमन तनु के साथ वहां से चला जाता है, और फिर दोनों खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं मुंबई में जब आस्था की नींद खुलती है तो देखती है कि अर्जुन वहां नहीं है, तो आस्था को बिल्कुल देर नहीं लगती ये जानने में अर्जुन वहां से जा चुका है। आस्था ने अपने आप से कहा, मुझे पता है अर्जुन, कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उस वजह से आप गिल्टी फील कर रहे हैं। तभी रूम का डोर खुलता है तो आस्था उस तरफ देखती है तो अर्जुन अंदर आ रहा था। अर्जुन को देखकर आस्था ने कहा, आप इतनी सुबह सुबह क्यों चले गए थे? अच्छा, अब जब आप आ गए हो तो मुझे वॉशरूम तक छोड़ दीजिए। तो अर्जुन ने कहा, सुमित्रा आंटी आती होंगी, वो तुम्हें वॉशरूम तक ले जाएंगी, मुझे लेट हो रहा है, मैं दूसरे रूम में जाकर रेडी हो जाता हूँ। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। वो सुमित्रा आंटी थी। सुमित्रा आंटी को देखकर अर्जुन ने कहा, आंटी आप आस्था की हेल्प कर दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है।
अर्जुन की बात पर सुमित्रा आंटी हाँ में सिर हिला देती हैं। तो अर्जुन वहां से चला जाता है। वहीं आस्था को अर्जुन का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं अर्जुन वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ा था। तभी अर्जुन ने खुद से कहा, आस्था इस वक्त मेरा तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अगर मैं तुम्हारे पास रहा तो हो सकता है मैं तुम्हें दोबारा से हट कर दूं, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। और फिर कुछ देर में अर्जुन रेडी होकर वहां से ऑफिस के लिए चला जाता है। वहीं शिवी अपने कॉलेज के लिए घर से निकल रही थी। तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर शिवी एक पल के लिए डर जाती है। तभी उस गाड़ी में अनु बाहर आती है। अनु को देखकर शिवी ने कहा, अनु तू यहाँ क्या कर रही है? तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज के लिए तुझे लेने आई हूँ। तो शिवी ने कहा, तू यहाँ मुझे उल्टा लेने क्यों आए है? इतनी देर में तू कॉलेज पहुंच जाती। तभी गाड़ी में रुद्र बाहर आता है। रुद्र की देखकर शिवी ने कहा, ओ तो अब समझी तू यहाँ क्यों आई है? तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब पता चल ही गया है तो अब चलो भी, या यहीं खड़े रहकर बातें करनी है? अनु के बोलने पर शिवी जाकर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है। शिवी को पीछे देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगता, लेकिन शिवी जानबूझकर पीछे बैठी थी। और फिर रुद्र कॉलेज की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। रुद्र बार बार मिरर में शिवी को देख रहा था। तभी अनु ने रुद्र से कहा, भाई सामने देखकर गाड़ी चलाए, वरना पता चले कि आपके रोमांस के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। अनु के इस तरह बोलने पर शिवी को एम्बैरस फील होता है और वो खिड़की से बाहर देखने लगती है। वहीं रुद्र अनु को घूर रहा था। अनु को रुद्र को देखकर हंसी आ रही थी। और फिर कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहीं राजस्थान में तनु ऑफिस के लिए निकल रही थी। तभी अमन ने तनु से कहा, मैं भी चल रहा हूं तुम्हारे साथ ऑफिस। तो तनु ने अमन को ताना मारते हुए कहा, क्यों आज आपको क्लब नहीं जाना? आज आपकी कोई मीटिंग नहीं है? तो अमन ने तनु से कहा, नहीं आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है, जो मीटिंग होनी थी वो कल ही हो चुकी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चल रहा हूं। और फिर अमन और तनु एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं मुंबई में अर्जुन अपने कैबिन में बैठकर कुछ पेपर पढ़ रहा था। तभी कोई उसके कैबिन के डोर को नॉक करता है। तो अर्जुन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। तो एक लड़की अंदर आ जाती है। वो लड़की दिखने में काफी स्टाइलिश लग रही थी। उसने एक पिंक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसने एक हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था और दूसरे हाथ में अपना फोन पकड़ा हुआ था। वो एटीट्यूड से चलकर अर्जुन के पास आ जाती है और अर्जुन के सामने हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर राठौर, आई एम निधि अग्रवाल। तो अर्जुन भी उस लड़की से हाथ मिलता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। अर्जुन के बोलने पर वो लड़की बैठ जाती है। तभी अर्जुन ने कहा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ मिसेस अग्रवाल? तो उस लड़की ने कहा, वो कल मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मीटिंग में नहीं आ पाए और मेरे हस्बैंड ने वो मीटिंग हैंडल की थी, लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो सोचा आपसे मिल लूं, मैं भी तो देखूं जिसके साथ हम अपना नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आखिर वो है कौन? तो अर्जुन ने अपनी टोन में कहा, तो आप यहाँ मुझे देखने के लिए आए हैं या फिर कुछ काम था? तो उस लड़की ने कहा, वैसे मुझे आपसे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करनी थी। तो वो लोग काम की बातें करने लगते हैं। वो लड़की बार बार अर्जुन को ही देखे जा रही थी। तभी अर्जुन का फोन रिंग करता है तो उस पर सुमित्रा आंटी का नाम फ्लैश हो रहा था। तो अर्जुन तुरंत कॉल उठा लेता है। अर्जुन के कॉल उठाने पर वो लड़की अर्जुन को हैरानी से देख रही थी। 196 क्या प्रॉब्लम है? अर्जुन के फोन उठाने पर वो लड़की अर्जुन को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि अर्जुन कभी काम के बीच में फोन नहीं उठाता था, ऐसा उस लड़की ने सुना था। कॉल पर बात करने के बाद अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तभी उस लड़की ने अर्जुन से कहा, मैंने सुना था कि मिस्टर राठौर काम के बीच में किसी का कॉल नहीं उठाते, शायद लोगों को आपके बारे में कोई गलतफहमी है। तो अर्जुन ने उसे अपनी ठंडी आवाज में जवाब देते हुए कहा, लोग जो भी कहते हैं मेरे बारे वो सच है, मैं काम के बीच में किसी का कॉल नहीं रिसीव करत। तो उस लड़की ने कहा, लेकिन अभी तो आपने कॉल रिसीव किया था ना? तो अर्जुन ने कहा, मैंने जिसका कॉल उठाया वो मुझसे अलग नहीं है। और हाँ, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। अगर तुम्हें काम के अलावा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना है तो तुम जा सकती हो। तो उस लड़की ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राठौर, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और फिर वो लोग काम करने लगते हैं। वो लड़की बार बार अर्जुन को अजीब नजरों से देख रही थी। वहीं राजस्थान में अमन ने तनु के पास आकर कहा, तनु आज हमें एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है, तो तैयार रहना, हमें आधे घंटे में निकलना है। तो तनु ने अमन से कहा, आज आपका क्या इरादा है? आज आप नेहा की जगह मुझे परेशान करना चाहते हैं?
तो अमन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जरूरी मीटिंग है तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। तभी तनु के कैबिन के बाहर कोई नॉक करता है। तो तनु उसे अंदर आने के लिए बोल देती है। तो नेहा अंदर आती है। नेहा को देखकर तनु ने कहा, नेहा तुम यहाँ कुछ काम था? तो नेहा ने तनु से कहा, वो मैम कल के लिए थैंक्स बोलना था। अगर कल आप नहीं आती तो पता नहीं मैं वहाँ क्या करती। तो अमन ने नेहा से कहा, नेहा कल के लिए आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नेहा ने कहा, कोई बात नहीं सर, वो तो मैम आ गई थी, आप माफी मत मांगिए। और फिर नेहा वहां से चली जाती है। और फिर अमन भी वहां से चला जाता है। कुछ देर में अमन और तनु वहां से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं आज तनु को घबराहट हो रही थी। तनु ने अपने मन में कहा, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज कुछ होने वाला है। और फिर कुछ ही देर में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और फिर वो लोग वहां से मीटिंग हॉल में चले जाते हैं। मीटिंग हॉल में अंधेरा था तो तनु को वहां बैठे लोगों के फेस ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं कोई था जिसके फेस पर तनु को देखकर एक डेविल स्माइल आ जाती है। और फिर उन लोगों की मीटिंग शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है। तभी एक शख्स ने अमन से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं मिस्टर शेखावत कि मैं आपके साथ काम करने जा रहा हूं। तभी लाइट भी आ जाती है। जैसे ही तनु की नज़र उस शख्स पर जाती है तो उसके फेस पर पसीना आ जाता है। तनु उस शख्स को देखकर काफी घबरा गई थी। वहीं वो शख्स तनु को देखकर कुटिलता से मुस्करा रहा था। तनु का वहां दम घुट रहा था, उससे वहां और नहीं रुका जा रहा था। तभी तनु वहां से बाहर भाग जाती है। तनु को ऐसे वहां से भागते देख अमन को कुछ समझ नहीं आता। तभी उस शख्स ने अमन से कहा, लगता है मिस्टर शेखावत आपकी दोस्त मुझसे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम साथ में काम कर रहे हैं तो मिलना तो होता ही रहेगा। तो अमन ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स। और फिर अमन वहां से चला जाता है। अमन के जाने उस शख्स ने खुद से कहा, मैं भी देखता हूं तुम कब तक मुझसे ऐसे भगोगी, एक दिन तुम मेरे पास होगी मेरी बाहों में, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। वहीं अमन तनु को ढूंढ रहा था लेकिन तनु उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसकी नज़र तनु पर जाती है जो लॉबी के एक कोने में खड़ी हुई थी। तो अमन तनु के पास चला जाता है। अमन जाकर पीछे से तनु के कंधे पर हाथ रखता है। अमन के ऐसे अचानक हाथ रखने से तनु एकदम से घबरा जाती है। तभी अमन ने तनु से कहा, क्या हुआ तनु, तुम ठीक तो हो? अमन की आवाज सुनकर तनु की जान में जान आती है और उसने पीछे मुड़कर अमन को देखकर कहा, मैं ठीक हूं। इस वक्त तनु कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। तो अमन ने तनु से कहा, तनु तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो और वहां से इस तरह क्यों चली आई? तो तनु ने कहा, मैं ठीक हूं, वो वहां मुझे घुटन हो रही थी तो बाहर आ गई। तो अमन ने कहा, अब कैसा लग रहा है? तो तनु ने कहा, अब ठीक लग रहा है। तो अमन ने कहा, गुड, वैसे मैं तुम्हें बता दूं हम आज यहीं रुक रहे हैं, रात हो गई है और इस समय जाना ठीक नहीं होगा तो मैं हमारे लिए रूम बुक कर लेता हूं। तो तनु ने कहा, लेकिन क्या हमारा इसी होटल में रुकना जरूरी है, हम कहीं और भी तो रुक सकते हैं। तो अमन ने कहा, क्यों, इस होटल में रुकने से क्या प्रॉब्लम है, हम यहीं हैं तो दूसरे होटल में जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यहाँ रुकने में? तो तनु ने कहा, वो मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस इसीलिए। तो अमन ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर अमन वहां से रिसेप्शन के पास चला जाता है। जब 197 दिन होटल का रूफटॉप। अमन के जाने के बाद तनु भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी कोई आकर तनु का रास्ता रोक लेता है। जैसे ही तनु अपने सामने खड़े शख्स को देखती है तो उसकी आंखें में डर और नफरत उतर आती है। वहीं उस शख्स ने तनु को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो मेरी जान, सोचा नहीं था इतने आज फिर से मुलाकात हो जाएगी। वैसे तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो तनु ने नफरत से कहा, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। अब हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। तो उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूं, अभी तो मुझे पुराना हिसाब पूरा करना है जो अधूरा रह गया था। इससे पहले तनु कुछ बोलती वहां अमन आ जाता है। अमन ने तनु को रूम की चाबी देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे रूम की चाबी, अब जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तभी अमन ने उस शख्स को देखते हुए कहा, अरे मिस्टर गुप्ता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस शख्स का नाम रोहन गुप्ता था। तो रोहन ने तनु को देखते हुए कहा, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे आपकी दोस्त मिल गई तो सोचा इनसे भी मिल लेता हूँ, मीटिंग हॉल में मिल नहीं पाया था ना। तो अमन ने कहा, ओके।
तभी तनु वहां से जाने लगती है तो रोहन ने अमन से कहा, मिस्टर शेखावत क्यों ना आप और आपकी दोस्त मेरे साथ डिनर करें, इसी बहाने हम एक दूसरे को और करीब से जान लेंगे। तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, हम आज साथ में ही डिनर करेंगे। अमन की बात सुनकर तनु वहां से अपने रूम में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं अमन भी रोहन से बात करने के बाद अपने रूम में चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद रोहन ने खुद से कहा, अब देखता हूं तनु तुम मुझसे कब तक बचोगी। वहीं तनु अपने रूम में आराम से बैठी हुई थी, तभी कोई उसके रूम के बाहर नॉक करता है। तो तनु घबरा जाती है, वो यही सोच रही थी कि कहीं रोहन तो नहीं है। तभी एक फिर से कोई नॉक करता है तो तनु डरते हुए दरवाजा खोलती है। तो सामने देखकर उसकी जान में जान आती है, क्योंकि सामने अमन खड़ा था। अमन ने तनु से कहा, क्या हुआ, तुमने दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो तनु ने अमन से कहा, वो मैं वॉशरूम में थी। तो अमन ने कहा, अच्छा चलो हम डिनर के लिए चलते हैं। तो तनु ने मना करते हुए कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं रूम में ही अपना डिनर मंगा लूंगी, तुम जाओ। तो अमन ने कहा, तनु रोहन ने हमें इनवाइट किया है और हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा। तो तनु ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं जाना, वहां और भी लड़के होंगे तो तुम सब ड्रिंक करोगे और मुझे इनकम्फर्टेबल फील होगा। तो अमन ने कहा, डोंट वरी, मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, इनफैक्ट मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम डिनर करके वापस आ जाएंगे। अब तनु के पास अमन के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अमन के साथ चली जाती है। रोहन ने डिनर होटल के रूफटॉप एरिया में रखा था। उसने पूरा एरिया बुक कर रखा था। वहां उसके और भी फ्रेंड्स थे। तभी अमन और तनु भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोहन की नज़र तनु और अमन पर जाती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अमन के पास जाकर कहता है, आइए मिस्टर शेखावत, आपका ही इंतजार कर रहे थे। और फिर अमन और तनु वहां पर एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो लोग डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद तनु ने अमन से कहा, अब हमें चलना चाहिए। तो अमन ने कहा, ठीक है चलो। तो रोहन ने अमन से कहा, अरे इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर शेखावत, अभी तो आप आए हैं, कुछ देर और रुक जाए, वैसे भी ये छोटी सी पार्टी मैंने हमारी डील होने की खुशी में रखी है, अगर आप ही चले जाएंगे तो पार्टी की जान ही चली जाएगी। रोहन के इतना बोलने पर अमन रुक जाता है। तभी रोहन ने अमन को ड्रिंक देते हुए कहा, ये लीजिए मिस्टर शेखावत, एंजॉय कीजिए। तो अमन ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। तो रोहन ने कहा, मिस्टर शेखावत, मैं कौन सा आपको बोल रहा हूं कि आप ज्यादा ड्रिंक कीजिए, बस एक ही ले लीजिए। तो अमन रोहन के हाथ से ले लेता है। वहीं तनु को डर लग रहा था कि कहीं अमन ज्यादा ड्रिंक ना कर ले, लेकिन अमन ने वही ड्रिंक नहीं पी थी। वहीं रोहन थोड़ी दूर पर खड़े होकर उन लोगों को ही देख रहा था। रोहन अमन को तनु से दूर करने के लिए कुछ सोच रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ जाता है और वहां जाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक अमन के ऊपर गिरा देता है। अमन के ऊपर ड्रिंक गिराने के बाद रोहन ऐसे दिखाता है कि उससे गलती से ड्रिंक गिर गई है। ड्रिंक गिरने के बाद रोहन ने अमन से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर शेखावत, वो गलती से गिर गई, आप जाकर वॉशरूम में साफ कर लीजिए। तो अमन वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमन के वहां से जाने के बाद रोहन मुस्कुराते हुए वहीं तनु के पास बैठ जाता है। रोहन को अपने पास देखकर तनु काफी घबरा रही थी। तनु को घबराते हुए देखकर रोहन ने कहा, क्या हुआ मेरी जान, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, पहले तो इतना नहीं घबराती थी, अब क्या हुआ जो इतना घबरा रही हो, मैं पहले वाला ही रोहन हूँ। तो तनु ने नफरत से देखते हुए कहा, मैं नफरत करती हूँ उस रोहन से भी और इस रोहन से भी, समझे तुम। 198 भड़क क्यों रही हो। तनु की बात सुनकर रोहन तनु के और करीब आते हुए कहा, झूठ तो मत बोलो मेरी जान, उस रोहन से तुम नफरत नहीं करती थी, उससे तुम। इतना बोलकर रोहन कुटिलता से मुस्कुराते हुए तनु को देखने लगता है। तो तनु ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, नहीं तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानती हूं कि पास्ट में मैंने गलती की थी, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं, मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो रोहन ने तनु से कहा, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करोगी। कुछ नहीं कर सकती तुम, ना ही तब कुछ कर पाई थी और ना ही अब कुछ कर पाओगी। भागने के अलावा तनु तुम कुछ नहीं कर सकती। तो तनु ने गुस्से में रोहन को देखते हुए कहा, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना रोहन, उस वक्त मैं अकेली थी तो तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं, कोई है जो मेरे साथ है और हर सिचुएशन में मेरे साथ रहेगा। तभी वॉशरूम से अमन भी वापस आ जाता है। तो तनु ने अमन को देखते हुए कहा, क्या आपको अभी भी एंजॉय करना है।
अगर आपको एंजॉय करना है तो बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ। तो अमन ने तनु से कहा, चल रहा हूँ, तुम इतना भड़क क्यों रही हो। तो तनु अमन के साथ वहां से चली जाती है। तनु ने अपने रूम में जाकर खुद से कहा, मैंने उसे बोल तो दिया है कि मेरे साथ कोई है, लेकिन क्या वो मेरी बात पर यकीन करेगा। वहीं मुंबई में आस्था अर्जुन का वेट कर रही थी। आज आस्था को अर्जुन पर काफी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अर्जुन अभी तक नहीं आया था। तभी कुछ देर में रूम का दरवाजा खुलता है। तो आस्था उस तरफ देखती है, वहां अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर आस्था ने कहा, क्या हुआ, आज आप काफी लेट हो गए, लगता है कुछ ज्यादा ही काम बढ़ गया है ऑफिस में। तो अर्जुन ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, हाँ काम ज्यादा है। अर्जुन का जवाब सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आ जाता है। तो आस्था ने गुस्से में अर्जुन से कहा, ऑफिस में काम ज्यादा है या आप मुझसे थक गए हैं, क्योंकि मैं आप पर एक बोझ बनकर हो रह गई हूँ और अब आप मुझसे थक चुके हैं। आस्था की बात सुनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे अर्जुन के कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। अर्जुन ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें जरा भी पता है। तो आस्था ने नम आंखों से कहा, सच बोल रही हूं, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं तब से आप हमेशा मुझसे दूर भाग रहे हैं। शायद अब आपको लगता है कि अब मैं आप पर बोझ बन गई हूं। अगर ऐसा है तो उतार दीजिए इस बोझ को, अपने सिर से छोड़ दीजिए मुझे। आस्था की बात सुनकर अर्जुन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर से वार किया हो। अर्जुन ने आस्था के पास जाकर गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, अगर दोबारा ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आस्था ने रोते हुए कहा, और क्या करूं मैं, जब से हम राजस्थान से वापस लौटे हैं तब से देख रही हूं आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि मैं आप पर बोझ बन गई हूं। तो अर्जुन ने आस्था के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसा कभी सोचना भी मत आस्था कि तुम मुझ पर बोझ हो, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी जान हो और जान किसी पर बोझ नहीं होती। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, तो क्यों आप मुझे ऐसा फील करवा रहे हैं कि मैं आप पर बोझ बनकर रह गई हूं? क्यों आप मुझसे दूर भाग रहे हैं? तो अर्जुन ने आस्था के गाल को सहलाते हुए कहा, आस्था मैं इस वजह से तुमसे दूर नहीं भाग रहा कि तुम मुझ पर बोझ हो, बल्कि मैं नहीं चाहता कि कल की तरह मैं अपना कंट्रोल खो दूं और तुम्हें फिर से हट कर दूं। मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता, इसलिए तुमसे दूर भाग रहा हूं। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अगर आप मुझसे ऐसे ही दूर भागोगे तो मुझे और भी ज्यादा हट होगा। आपको अच्छे से पता है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो अर्जुन ने आस्था को गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी आस्था, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर मैं अर्जुन ने आस्था से अलग होते हुए कहा, वैसे ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं, या फिर मुझे डांट कर ही पेट भर लिया। तो आस्था ने अर्जुन से किसी छोटे बच्चे की तरह कहा, मैं आपका वेट कर रही थी, मैं आपके हाथ से ही खाना खाऊंगी। तो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूं, फिर तुम्हें खाना खिलाता हूं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अर्जुन वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं शिवी के रूम में जैसे ही शिवी अपने रूम में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रुद्र शिवी के बेड पर आराम से लेटा हुआ था। तो शिवी ने जल्दी से अपने रूम का गेट बंद करते हुए गुस्से में रुद्र से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे पहले आया था। तो शिवी ने रुद्र से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले आए थे तो शुक्ला अंकल ने चोर समझकर पापा को कॉल किया था, अगर आज किसी ने देख लिया होगा तो पता नहीं क्या होगा। तो रुद्र ने शिवी से कहा, डोंट वरी शिवी, किसी ने नहीं देखा, मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई मुझे देखे ना। तो शिवी ने रुद्र से कहा, लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो? तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी जान से मिलने। तो शिवी ने रुद्र से कहा, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी, कल भी तो मिल सकते थे। तो रुद्र ने कहा, कल कब मिलता, तुम ही बताओ, दिन में तो तुम कॉलेज जाती हो और शाम को तुम्हारे पापा घर आ जाते हैं, तो मैं कब तुमसे मिलूं जरा बताना। जब 199 फीलिंग्स आई। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने कहा, ओके मैं मानती हूं कि मैं बिजी रहती हूं, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो प्रॉब्लम हो जाती। रुद्र ने आराम से लेटते हुए कहा, लेकिन किसी ने देखा तो नहीं, तो अब तुम परेशान होना बंद करो और आकर चुपचाप लेट जाओ। तो शिवी ने रुद्र से कहा, डोंट टेल मी कि तुम आज फिर यहीं सोने वाले हो। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं यहीं सोऊंगा। तो शिवी ने रुद्र को उठाते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं सोओगे, चुपचाप उठो और यहाँ से अभी के अभी जाओ, कल मैं मुसीबत में फंसते फंसते बची हूँ, आज मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो रुद्र शिवी का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिस वजह से शिवी सीधा रुद्र के ऊपर जाकर गिरती है।
तो रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं सोऊंगा तुम्हारे पास, और डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं सुबह होने से पहले चला जाऊंगा। अब तुम टेंशन लेना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने कहा, रुद्र अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग हमारे रिश्ते को गलत नाम देंगे। तो रुद्र ने शिवी से कहा, कोई बात नहीं, तो हम इस रिश्ते को एक नाम दे देते हैं, जिससे मुझे तुमसे मिलने के राइट्स भी मिल जाएंगे, हम अपनी फैमिली से बात कर लेते हैं। और वैसे भी भाई को तो सब पता ही है। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने हैरान होते हुए कहा, क्या जीजू को पता है? मैंने तुमसे मना किया था कि अभी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, फिर भी तुमने जीजू को बता दिया। तो रुद्र ने शिवी से कहा, अरे उन्हें पहले से ही पता है, जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई थी, अभी मैंने नहीं बताया। तो शिवी ने रुद्र से कहा, रुद्र जीजू को पता है तो उन्होंने दी को भी जरूर बता दिया होगा। तो रुद्र ने कहा, डोंट वरी, भाई ने अभी भाभी को कुछ नहीं बताया। तो शिवी ने कहा, क्या पता बताया नहीं है तो अब बता दे रुद्र, मुझे डर लग रहा है, अगर दी को पता चला तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो रुद्र ने कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि भाभी हमारे प्यार को जरूर समझेंगी। अब तुम टेंशन मत लो, चुपचाप सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर शिवी चुपचाप रुद्र के सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं अर्जुन ने आस्था को खाना खिला दिया था। अब अर्जुन आस्था की बगल में लेटा हुआ था और आस्था अर्जुन के सीने पर सिर रखे हुए थी। तभी अर्जुन ने कुछ याद करते हुए कहा, आस्था मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तो आस्था ने कहा, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? तो अर्जुन ने कहा, तुम रुद्र और शिवी के बारे में क्या सोचती हो, आई मीन उनके रिश्ते के बारे में। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, आप अचानक से ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अर्जुन ने कहा, मैं अचानक से नहीं पूछ रहा, मैं काफी टाइम से बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, क्या बताना चाहते थे आप? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, यही कि रुद्र शिवी से प्यार करता है। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने हैरान होते हुए कहा, क्या? और ये बात आपको कैसे पता है? तो अर्जुन ने कहा, मैंने रुद्र से बात की थी तो उसने ही मुझे बताया था। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, और शिवी, क्या शिवी भी रुद्र से प्यार करती है? तो अर्जुन ने कहा, शिवी का नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो भी रुद्र से प्यार करती है, और हमें उन दोनों से बात करके उनकी शादी करवा देनी चाहिए। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको क्या लगता है, क्या चाची इस रिश्ते के लिए मानेगी? क्या वो शिवी की शादी रुद्र से करवाएंगी? तो अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चाची से बात करूंगा, वो जरूर उन दोनों की शादी करवाएंगी। आस्था ने अर्जुन से कहा, आप घर पर बात करो, उससे पहले मैं उन दोनों से बात करना चाहती हूं, तो कल रुद्र को बुला लीजिए। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, बुला लूंगा। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, वैसे मुझे भी आपसे कुछ पूछना था, अगर आप बताना चाहें तो। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना है? तो आस्था ने कहा, आपको याद है आपने राजस्थान जाने से पहले क्या कहा था मुझसे कि आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताएंगे? तो अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ याद है, लेकिन वहां इतना सब हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, अब है मौका तो अब बता दीजिए। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था मुझे नहीं पता तुम कैसे रिएक्ट करोगी, तुम्हें बताना चाहिए या नहीं? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, आपको मुझ पर भरोसा है तो बताए। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, वैसे तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं हर साल राजस्थान जाता हूँ, मैं वहाँ इसलिए जाता था क्योंकि बाबा परी और माँ के लिए बरसी करते थे। माँ की बरसी वहीं होती थी क्योंकि माँ की हर चीज़ वहीं से जुड़ी हुई थी। पहले हम राजस्थान में ही रहते थे। तभी आस्था ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपका और परी का क्या रिश्ता था? तो अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, हम दोस्त थे, एक दूसरे के साथ खेलना, एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे को मनाना, और फिर फैमिली ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था कि जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमारी शादी करवा देंगे। परी इस बात से काफी खुश थी। तो आस्था ने अर्जुन से पूछा, और आप? 200 अनटाइटल्ड चैप्टर। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं भी खुश था। मैं ये सोचकर खुश था कि मेरी दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस हादसे ने परी को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। लेकिन आस्था, जब तुम मेरी लाइफ में तो तुम में मुझे परी की झलक दिखने लगी, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था और मैं तुमसे दूर भागने लगा। लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पाया और तुमसे प्यार हो गया। जब तुम मेरी लाइफ में आई तो मैं परी को भूल गया और तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, और पापा, आप उनसे नफरत क्यों करते हैं? आपके और पापा के बीच ऐसा क्या हुआ था?
आस्था की बात सुनकर अर्जुन 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद भी उस औरत से शादी कर ली। मुझे वो औरत शुरू से ही पसंद नहीं थी। तो आस्था ने अर्जुन से कहा, शुरू से मतलब आप उसे शुरू से कैसे जानते थे? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, वो पहले मिस्टर राठौर की कंपनी में जॉब करती थी और कभी कभी हमारे घर भी आती जाती थी। उस औरत को देखकर मुझे शुरू से अच्छी फीलिंग नहीं आती थी। और जब मिस्टर राठौर ने उस औरत से शादी करने का फैसला लिया तो मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और जिस दिन उन्होंने उस औरत से शादी की उस दिन से वो मेरे लिए डैड से मिस्टर राठौर बन गए, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया था। आस्था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे डैड ऐसा कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने कहा, आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं था। और अब इस बात से मेरे दिल का बोझ उतर गया। तो आस्था ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जो जानना था वो जान चुकी हूँ। अब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। वैसे मुझे कल आपकी हेल्प चाहिए, कल आप शिवी और रुद्र को यहाँ बुला लीजिए। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, ओ तो कल तुम उन दोनों की क्लास लेने वाली हो? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, वो तो आपको कल ही पता चलेगा, अब आप चुपचाप सो जाए। और फिर आस्था आराम से अर्जुन की बाहों में सो जाती है। वहीं राजस्थान में तनु अपने रूम में थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे डर लग रहा था, तभी तनु अपने रूम से बाहर निकल जाती है। तनु अपने रूम से निकलकर अमन के रूम के बाहर नॉक करती है। तनु को बाहर काफी डर लग रहा था, वो बस इधर उधर देखते हुए नॉक किए जा रही थी। तभी अमन ने आधी नींद में दरवाजा खोलते हुए कहा, कौन है जो इतनी रात में भी सोने नहीं देता? अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला तो तनु बिना अमन की तरफ ध्यान दिए अंदर चली जाती है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वहीं अमन अभी भी नींद में ही था। तभी तनु की नजर अमन पर जाती है, जो इस वक्त शॉर्ट्स में खड़ा था। अमन को देखकर तनु की चीख निकल जाती है। तनु के चीखने पर अमन की नींद बिल्कुल खुल जाती है। और फिर अमन ने तनु को देखकर कहा, तुम चीख क्यों रही हो? तो तनु ने गुस्से में अमन को देखते हुए कहा, तुम यहाँ आधे नंगे खड़े हुए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं चिल्ला क्यों रही हूँ? तो अमन ने अपने आप को देखकर तनु से कहा, हाँ तो क्या हुआ, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। पहले भी तो तुम मुझे बिना कपड़ों के देख चुकी हो, अभी तो फिर भी मैंने कपड़े पहन रखे हैं। तो तनु ने गुस्से में अमन से कहा, अपनी बकवास बंद करो और पहले जाओ जाकर पूरे कपड़े पहनकर आओ। तो अमन ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ऐसे ही सोता हूँ। और तुम ये बताओ, इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो? तो तनु ने अमन से कहा, वो मुझे मेरे रूम में डर लग रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? तो अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा था या फिर बहाने बना रही हो मेरे रूम में आने के लिए? तो तनु ने अमन से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और तनु वहां से जाने लगती है तो अमन ने तनु का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप जाकर सो जाओ, मैं मजाक कर रहा था। तो तनु जाकर बेड पर बैठ जाती है और अमन भी जाकर तनु के बगल में बैठ जाता है। तो तनु ने अमन से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो अमन ने तनु से कहा, सोने जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं पूरी रात जागकर निकलूं? तो तनु ने अमन से कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन तुम यहाँ बेड पर नहीं सो सकते, तुम वहाँ काउच पर जाकर सो जाओ। तो अमन ने तनु से कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं सोऊंगा बेड पर, समझी? क्योंकि मैं काउच पर कंफर्टेबली नहीं सो सकता तो मैं यहीं सोऊंगा, अगर तुम्हें काउच पर सोना है तो सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तनु ने कहा, मैं काउच पर नहीं सो सकती क्योंकि मुझे काउच पर नींद नहीं आती।